नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं पलासी के युद्ध की, जो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। भारत के इतिहास में इस युद्ध का महत्वपूर्ण स्थान दो कारणों से है। पहला, इसने भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के लिए अंग्रेजों के लिए दरवाजा खोल दिया। दूसरा, इसने यह सिद्ध कर दिया कि आने वाले समय में भारत के स्वामी भारतीय नहीं होंगे, बल्कि अंग्रेज यहाँ पर शासन करेंगे। इन दो कारणों से इस युद्ध का भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। धोखे की नींव पर लड़े गए इस युद्ध ने कुछ लोगों की गद्दारी का भी प्रदर्शन कर दिया। यदि वो लोग गद्दारी ना करते तो अंग्रेज इतनी आसानी से भारत पर अपने साम्राज्य के फाउंडेशन का निर्माण नहीं कर पाते। आइए एक एक करके उन सभी बातों पर चर्चा करते हैं जो इस युद्ध के लिए उत्तरदायी थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, शुरुआती कारणों में उत्तराधिकार की लालसा, जो अलीवर्दी खां की तीनों पुत्रियों के परिवार में जन्म ले चुकी थी। दूसरी बात, अलीवर्दी खां को पुत्र ना होना। ये दो प्रमुख इनिशियल रीजंस थे इस युद्ध के। यही दो कारण थे जिन्होंने आगे मतभेद को इतना बढ़ा दिया कि जिसकी परिणति हमें पलासी के युद्ध के रूप में देखने को मिलती है। अलीवर्दी खां ने अपने मरने से पहले सिराज, जिसका वास्तविक नाम सिराजुद्दौला था, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बंगाल की सत्ता घासीटी बेगम, जो कि उसकी बड़ी बेटी थी, और उसकी बीच वाली दूसरी बेटी के पुत्र शौकत जंग अपने हाथों में लेना चाह रहे थे, लेकिन वसीयत के अनुसार सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था अलीवर्दी खान ने अपने मरने से पहले ही। यह बात बाकी दो परिवारों को हजम नहीं हुई। बहरहाल सिराज गद्दी पर बैठा। जब वह गद्दी पर बैठा, उस समय इसके 4 प्रबल शत्रु हो चुके थे, जिसमें 3 घर में थे और चौथा अंग्रेज तो थे ही। अलीवर्दी खान ने भी कहा था कि अंग्रेज मधुमक्खी हैं, जिनको अगर छेड़ा ना जाए तो वो मीठा शहद देंगी, अन्यथा काट कर खा जाएंगी। तो अंग्रेजों की प्रकृति से वाकिफ अलीवर्दी खां के साथ साथ सिराज भी था, लेकिन क्या करता, 3 शत्रु तो उसके घर में ही थे। आइए उन सभी बातों पर प्रकाश डालने का प्रयास करें। उसके 3 शत्रुओं में सबसे प्रथम पहले नंबर पर आता है उसकी बड़ी मौसी घासीटी बेगम। दूसरे नंबर पर आता है उसका मौसेरा भाई शौकत जंग, जिसकी मां अलीवर्दी खां की दूसरी या मझली पुत्री थी। तीसरे नंबर पर आता है इसका दीवान राजवल्लभ। राजवल्लभ की कहानी है कि राजवल्लभ अलीवर्दी खां तक तो ईमानदार रहा, लेकिन उसके बाद सिराज के समय में यह सिराज के प्रति उत्तरदायी ना होकर यह घासीटी बेगम के प्रति उत्तरदायी हो गया। तो इस प्रकार यह सिराजुद्दौला का प्रबल शत्रु हो गया। चौथे नंबर पर आता है अंग्रेजों का नाम। अंग्रेज इसके प्रबल शत्रु इसलिए हो गए थे क्योंकि अंग्रेजों ने घासीटी बेगम को समर्थन तो दिया ही, उसके अतिरिक्त सिराजुद्दौला ने जिन जिन को अपने राज्य से निष्कासित किया था, जैसे शौकत जंग, राजवल्लभ के पुत्र कृष्ण वल्लभ, इन सभी को अंग्रेजों ने संरक्षण दे दिया था। इसलिए अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से सिराज के दुश्मन हो गए थे। बहरहाल इन सभी घटनाओं के, इन सभी परिस्थितियों के मध्य जब सिराज गद्दी पर बैठा तो उसने एक एक करके अपनी सभी समस्याओं को दूर करने
का प्रयास किया और आरंभ किया। यह हमें तब महसूस होता है जब हम देखते हैं कि किस प्रकार 1756 के मनिहारी के युद्ध में इसने शौकत जंग को पराजित करके मार दिया। मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को इसने पराजित करके मार दिया। उसके बाद चूंकि अंग्रेजों ने शौकत जंग, इसके पुराने दीवान राजवल्लभ, उसके पुत्र कृष्ण वल्लभ को संरक्षण दिया हुआ था, इसने कलकत्ता काउंसिल से कहा कि आप कृष्ण वल्लभ को हमें दे दें, राजवल्लभ का पुत्र। लेकिन अंग्रेज नहीं माने। परिणाम यह हुआ कि इसने कासिम बाजार पर 4 जून 1756 को कब्जा कर लिया सिराज उद्दौला ने। कासिम बाजार विजय के बाद यह कलकत्ता वापस आया। 15 जून 1756 को इसने फोर्ट विलियम पर घेरा डाला। इसे 5 दिन लगे। 5 दिनों के बाद 20 जून को इसने फोर्ट विलियम पर भी कब्जा कर लिया। यह एक बहादुर शासक था। अगर इसे घरेलू धोखा ना प्राप्त हुआ होता तो शायद यह अली वर्दी खां से बेहतर शासक से दोता, क्योंकि 24 वर्षीय था, एनर्जेटिक था, बुद्धिमान था और समय के साथ इसे अनुभव की भी प्राप्ति हो ही जाती और शासन करने की प्रवृत्ति इसे इसके खून में ही थी। तो इस प्रकार यह एक कुशल शासक से तो होता, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। इसने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया 20 जून 1756 को। स्थितियां ऐसी पैदा इसने कर दी थी कि कर्नल ड्रेक, सेनापति मिनीचिन को भागकर फुल्टा द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। फुल्टा द्वीप कुछ अंग्रेज अधिकारी तो इनके नेतृत्व में भागने में सफल हुए, लेकिन इसने कुछ अधिकारियों को, अंग्रेज स्टाफ्स को इसने बंदी बना लिया उसी फोर्ट विलियम में 20 जून 1756 को। उसी परिस्थिति को अलग स्वरूप प्रदान करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी J.Z. हॉलवेल ने एक मनगढ़ंत कहानी की रचना की, जो भारत के इतिहास में ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल घटना वास्तव में एक मनगढ़ंत, हाइपोथेटिकल और अंग्रेजों की सिराज के प्रति प्रतिहिंसात्मक क्रिया को बढ़ावा देने के लिए सृजित किया गया था। ऐसा इसलिए माना जाता है, इसके पीछे 3 तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क कि 18 बाई 14 फीट स्क्वायर कमरे में 146 लोगों को बंद करना कहीं ना कहीं हाइपोथेटिकल दिखाई पड़ता है, संभव नहीं प्रतीत होता है। दूसरी बात, समकालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक मुतखैरीन में इस बात की कोई चर्चा नहीं की थी, जिससे यह भारतीय इतिहासकार थे और जिससे यह स्पष्ट होता है कि
यह घटना हाइपोथेटिकल थी। सियारुल मुतखैरिन, इससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक हाइपोथेटिकल घटना थी। बहरहाल ब्लैक होल की घटना के अनुसार अगर हम लोग चलें तो ब्लैक होल की घटना एक काल्पनिक घटना थी, हम लोग जानते हैं। जेजेड हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756 की रात में फोर्ट विलियम विजय के बाद सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज सैनिकों को और अधिकारियों को एक कोठरी में बंद कर दिया, जिसका माप 18 बाई 14 फीट स्क्वायर था। सुबह में जब दरवाजा खोला गया तो उसमें सिर्फ 23 इंसान जिंदा बचे थे और उन 23 में जेजेड हॉलवेल भी था। जेजेड हॉलवेल इस प्रकार यह ब्लैक होल की घटना हुई और इस ब्लैक होल घटना ने कहीं न कहीं अंग्रेजों की प्रतिक्रिया को हिंसात्मक प्रवृत्ति के साथ बढ़ावा देने की कोशिश की। लगभग 6 महीने तक इस फोर्ट विलियम पर सिराज का कब्जा रहा। सिराजुद्दौला अपनी राजधानी लौट गया मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद लौटने से पहले इसने फोर्ट विलियम का उत्तरदायित्व माणिक चंद्र को सौंपा। माणिक चंद्र फोर्ट विलियम का प्रमुख हो गया। फोर्ट विलियम के हाथ से निकल जाने की खबर जब मद्रास पहुंचती है तो मद्रास से क्लाइव और वाटसन, रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन को भेजा जाता है। इन दोनों के नेतृत्व में सेना यहां पहुंचती है। क्लाइव ने यहां पर माणिक चंद्र, जिसके अधीन फोर्ट विलियम रखा गया था सिराज के द्वारा, उसको कुछ रुपए घूस के रूप में देकर क्लाइव ने फोर्ट विलियम अपने कब्जा में कर लिया। फोर्ट विलियम जब कब्जा में आया और भी बहुत सारी परिस्थितियां हुई। इधर फोर्ट विलियम कब्जे में अंग्रेजों ने लिया, दूसरी तरफ कासिम बाजार पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। मजबूर होकर सिराजुद्दौला को एक संधि करनी पड़ी, जो भारत के इतिहास में अली नगर की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ध्यान दीजिएगा, अली नगर, अलीगढ़ नहीं। अली नगर वास्तव में सिराज के द्वारा कलकत्ता को दिया गया एक नया नाम था। हालांकि यह नाम ज्यादा प्रसिद्ध बाद में नहीं हो पाया, लेकिन जब हम लोग अली नगर की संधि की बात करेंगे तो वहां पर इसका जिक्र करना अनिवार्य हो जाता है। अली नगर की संधि मजबूर होकर सिराजुद्दौला ने की, जिसकी 3 प्रमुख शर्तें थी। पहला, बंगाल में अंग्रेजों की जो स्थितियां थीं उनको वापस दे दिया जाए, अर्थात 3000 वार्षिक दे पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दी जाए, जैसा कि 1651 से आरंभ हुआ और 1717 के फर्रुखशियर के एक सुनहले फरमान में भी दोहराया गया। तो मुक्त व्यापार से संबंधित पुराने अधिकार पुनः अंग्रेजों को दे दिए जाएं। दूसरी बात, ये जो घटनाओं का एक सिलसिला शुरू किया गया नवाब के द्वारा, कासिम बाजार, विजय, फोर्ट विलियम पर कब्जा, इन सभी में अंग्रेजों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नवाब करें।
हाँ, एक बात वहां पर नवाब के पक्ष में रखी गई थी कि इसका निर्धारण, मुआवजे का निर्धारण नवाब स्वयं करते। तीसरी बात, बंगाल में व्यापारिक कोठियों को दुर्गीकृत करने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, जिसकी अनुमति मुर्शीद कुली खां से लेकर अलीवर्दी खां तक ने किसी ने नहीं दी थी। तीसरी बात, नया अधिकार भी उसे अंग्रेजों को प्राप्त हुआ कि बंगाल में सिक्का ढाले जाने की अनुमति दी जाए। याद होगा कि 1717 के फर्रुखशियर के द्वारा दिए गए सुनहले फरमान के तहत बंबई में अंग्रेजों के द्वारा ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में अनुमति मिल गई थी, बंगाल में नहीं। इस बार इनको बंगाल में सिक्के ढालने की अनुमति प्राप्त हो गई। इस प्रकार अलीनगर की संधि अंग्रेजों के पक्ष में हुई। कासिम बाजार का प्रमुख वाटसन को बनाया गया। संधि हो गई। सिराज ने मजबूर होकर इस संधि पर हस्ताक्षर भी किए। इसी बीच अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से कर्नाटक युद्ध या कार्नेटिक वॉर, जिसके बारे में हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, कार्नेटिक वॉर के दौरान अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से चंद्रगिरी छीन लिया, चंद्रनगर छीन लिया। नवाब ने कहा कि यह अलीनगर की संधि का उल्लंघन है, क्योंकि क्षेत्र विस्तार की कोई चर्चा उस संधि में नहीं की गई थी और आप क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं, इसलिए यह अलीनगर की संधि का उल्लंघन है। अब यहां थोड़ी सी बात समझने वाली है कि अलीनगर की संधि के तहत अंग्रेजों ने कहीं न कहीं सिराजुद्दौला नवाब को झुका दिया था। समय बीता, जनवरी में ये लोग वाटसन और क्लाइव आए कलकत्ता। फरवरी 1757 में, जनवरी 1757 की घटना है, फरवरी 1757 अलीनगर की संधि हुई लगभग एक माह के बाद। उसके एक माह के बाद मार्च 1757 में फ्रांसीसियों से इन्होंने चंद्रनगर छीन लिया। अब देखिए कि पहली बार अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि करवाई, नवाब को झुकना पड़ा। एक माह का समय जब बीत गया तो नवाब ने विरोध करना आरंभ कर दिया, विरोध करना आरंभ किया। अंग्रेजों को लगा कि यह अपना सर फिर उठा रहा है, इस बार इसको पूर्ण तरीके से प्रभावहीन कर दिया जाए। इसलिए इस अंग्रेजों ने षड्यंत्र का सहारा लिया। चूंकि बंगाल के खोखलेपन का परिलक्षण कहीं न कहीं इस बात से ही उजागर हो गया था। बंगाल का खोखलापन इस बात से दिखाई पड़ रहा था कि मानिक चंद्र को चंद रुपए घूस देकर इन्होंने कलकत्ता काउंसिल फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में पुनः ले लिया। यह इस बात का परिचायक था कि अगर रिश्वत का सहारा लिया जाए, लोभ दिए जाने का सहारा लिया जाए, तो कहीं न कहीं इस बंगाल में होल किया जा सकता है। इस बात को अंग्रेजों ने भली भांति समझ लिया था। इसलिए अब अंग्रेजों ने षड्यंत्र का सहारा लिया। चूंकि अलीनगर की संधि के बाद कासिम बाजार का प्रमुख वाटसन को बनाया गया था, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले उन लोगों को चुना जो नवाब के विरोधी थे। सबसे पहले शौकत जंग को तो मनिहारी के युद्ध में सिराज ने मार दिया था। सबसे पहले उन्होंने घासीटी बेगम को चुना, जो कि इसकी बड़ी मौसी थी। इसके दीवान राजवल्लभ के जाने के बाद, राजवल्लभ के निष्कासन के बाद इसने राय दुर्लभ को अपना दीवान बनाया था, तो इन्होंने राय दुर्लभ को चुना। मीर जाफर जो कि इसका प्रमुख सेनापति था, एक अन्य सेना नायक था यार लतीफ, उसको भी इसने चुना। जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध बैंकर था,
और अमीर चंद वहां का एक प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था। इन सभी को एक एक करके अंग्रेजों ने पॉइंट आउट किया और उनके साथ एक गुप्त सभा के आयोजन का निर्णय लिया, जिसमें अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व वॉटसन कर रहा था और भारतीयों का प्रतिनिधित्व अमीर चंद कर रहा था। भारतीयों का प्रतिनिधित्व अमीर चंद कर रहा था और अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व वाटसन कर रहा था, जो कि कासिम बाजार की व्यापारिक कोठी का प्रमुख हो गया था उस समय तक। अब यहां पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया, अर्थात एक समझौता करने का निर्णय लिया गया इन चारों के मध्य, पांचों के मध्य, जो भी उस सभा में शामिल थे। उसी के आधार पर पलासी की पृष्ठभूमि तैयार हुई, जिसके प्रावधानों में सबसे पहला प्रावधान था कि चूंकि अंग्रेजों का संबंध फ्रांसीसियों से अच्छे नहीं थे और अलीनगर की संधि के उल्लंघन का आरोप नवाब ने फ्रांसीसियों के पक्ष में ही दिया था, जो और लगा के पक्ष में अंग्रेजों पर लगाया था। इसलिए क्लाइव ने एक रणनीति बनाई कि मीर जाफर, जो कि उसका प्रमुख सेनापति था, वह नवाब को भड़काएगा अंग्रेजों के खिलाफ और वो नवाब को पलासी के युद्ध भूमि तक लाएगा, पलासी के मैदान तक। इधर से क्लाइव वहां पहुंचेगा और नवाब पर फ्रांसीसियों के साथ संबंध सुदृढ़ करने का आरोप लगाएगा। नवाब के साथ धोखाधड़ी करने के लिए मीर जाफर को अगला नवाब बनाया जाएगा, जिसके बदले अंग्रेजों को 24 परगने की जमींदारी दी जाएगी। अमीर चंद चूंकि एक व्यापारी था, उसने इस योजना को गुप्त रखने के लिए 30 लाख रुपए के अतिरिक्त बंगाल के राजकीय कोषागार के 50% हिस्से पर दावा ठोका। इन सभी परिस्थितियों में अंग्रेजों ने क्लाइव ने 2 प्रारूप तैयार किए। पहला जो असली प्रारूप था सफेद कागज पर, नकली प्रारूप लाल कागज पर थे। सफेद कागज पर लिखे गए प्रारूप में अमीर चंद के शर्त को नहीं रखा गया था। धोखे में भी धोखा था। ये नवाब के साथ धोखे के लिए इस सभा का, इस समझौते का आयोजन किया गया था। उस समझौते में भी धोखा था जो कि अमीर चंद के साथ किया जा रहा था। इसलिए उस असली प्रारूप जिसको सफेद कागज पर लिखा गया था, उसमें अमीर चंद के शर्त को डाला नहीं गया था। उस पर वाटसन चूंकि प्रतिनिधित्व कर रहा था अंग्रेजों का, वाटसन ने उस पर अपने सही हस्ताक्षर किए। लाल प्रारूप में अमीर चंद के शर्त को डालकर क्लाइव ने वाटसन के नकली सिग्नेचर किए और वह प्रारूप सिर्फ अमीर चंद को दिया गया भरोसे के लिए कि हम तो आपकी बात मान चुके हैं, अब आप हमें पलासी से जुड़ी घटनाओं में हमारी मदद करें। अमीर चंद अंग्रेजों की बातों में आ गया और इस प्रकार मीर जाफर ने नवाब को उकसाया और पलासी के मैदान तक लेकर आया। उसके बाद इधर से क्लाइव फ्रांसीसियों से संबंध मधुर बनाने का आरोप लगाते हुए पलासी पहुंचा। दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। यह युद्ध किसी भी हालत में नवाब के हाथों से नहीं निकलने वाला था, क्योंकि नवाब के पास लगभग 52,000 सैनिक थे। $52,000 और अंग्रेजों के पास लगभग 3,500।
तो किसी भी हालत में यह युद्ध अंग्रेजों के पक्ष में तो जाने वाला था नहीं नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन मीर जाफर ने इस युद्ध को एक तरफा बना दिया। वह अपनी सेना के साथ प्रत्यक्ष रूप से अलग हो गया। यह युद्ध आधा घंटा भी नहीं चला। मीर नवाब के पक्ष में कुछ फ्रांसीसी सैनिक भी थे। मोहनलाल था, मीर मदान था। मीर मदान और मोहनलाल युद्ध में लड़ते लड़ते मारे गए आधे घंटे के दौरान। जब अकेला पड़ा नवाब और उसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो वह अपनी राजधानी की ओर भागना शुरू किया उसने, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद पहुंचते ही, जैसे ही वह मुर्शिदाबाद के लिए निकला युद्ध भूमि से, मीर जाफर का पुत्र मीरन मोहम्मद बेग के साथ वहां पर पहुंचना, उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया और अंततोगत्वा मोहम्मद बेग के हाथों नवाब की हत्या मीरन ने करवा दी। इस प्रकार पलासी का युद्ध हुआ, जो कि धोखे की नींव पर लड़ा गया था। मेंशन ने कहा भी था कि इतना तात्कालिक और त्वरित परिणाम देने वाला युद्ध विश्व के इतिहास में शायद कभी हुआ होगा। बहरहाल इस पर युद्ध के अगर परिणामों की बात हम लोग करें तो मीर जाफर को बंगाल की गद्दी सौंपी गई। अंग्रेजों को 24 परगने की जमींदारी दी गई। अमीर चंद्र जिसके साथ अंग्रेजों ने लाल कागज पर हस्ताक्षर किए थे, अमीर चंद्र को बाद में मार दिया गया। इस प्रकार पलासी का युद्ध यह प्रदर्शित करने में सफल रहा कि आने वाले निकट भविष्य में यहाँ पर अंग्रेज शासन करने वाले हैं, ना कि भारतीय। जादूनाथ सरकार की अगर बात माने तो धर्मतंत्रीय शासन से निकलकर भारत अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ओर बढ़ चला था इसी युद्ध के बाद। देखिए, क्योंकि 1757 से पहले कहीं ना कहीं मुसलमान शासकों की संख्या अधिक थी भारत में, और वो शरीयत के कानून के आधार पर यहाँ पर शासन किया करते थे। इसलिए धर्मतंत्रीय शासन व्यवस्था शब्द का प्रयोग जादूनाथ सरकार ने किया है, और धर्मतंत्रीय शासन व्यवस्था से निकलकर भारत अब लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की ओर कहीं ना कहीं बढ़ चला था। इस प्रकार पलासी का युद्ध समाप्त हुआ। मीर जाफर गद्दी पर बैठा। चूंकि मीर जाफर ने क्लाइव की हर एक बात को अक्षरशः माना था, इसलिए इतिहास में उसे क्लाइव के गधे की संज्ञा दी जाती है। क्लाइव ने जैसा कहा वैसा मीर जाफर ने किया। धोखे दिए जाने के बदले उसे बंगाल की गद्दी मिली। अगले अध्याय में कुछ नया सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।